रजत और रोहन दो भाई थे। रजत के दो बच्चे थे, लेकिन जब से माँ बाप गुजरे तब से दोनों भाइयों में अनबन रहने लगी और रजत अपने बच्चों के साथ अलग घर में रहने लगा। रोहन ने स्नेहा से शादी कर ली। एक दिन रोहन बोला, स्नेहा, मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ पूरे दिन के लिए। अकेले में कैसे मन लगता है तुम्हारा? क्या करूं, सबकी सास होती है जिनकी नोक झोंक से उनका समय कट जाता है। मेरी तो सास भी नहीं है। आपकी वो मौसी भी अकेली रहती है ना, आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? आखिर आपकी मौसी भी तो मेरी छोटी सास ही लगेंगी। अरे ना बाबा ना, मौसी तो वहीं ठीक है। अगर मेरी मौसी यहाँ आ गई तो तुम्हारे घर छोड़ने की नौबत आ जाएगी। मुझे डरा रहे हो? ऐसे क्या वो मुझे खा जाएंगी? अरे रहने ही दो, मौसी जी से तो राम ही बचाए। मौसी के आने का मतलब है कयामत आना। पता नहीं, आप तो ऐसे डरते हो जैसे आपकी मौसी ना हुई कोई भूत हो। अरे अभी तुम उनसे मिली नहीं हो ना, जिस दिन मिल लोगी उस दिन तौबा कर लोगी। कई साल बीत गए, स्नेहा के दो बच्चे भी हो गए, लेकिन कभी मौसी से मिलना नहीं हुआ। लेकिन घर में जब भी उनका जिक्र होता था, स्नेहा बड़े उत्साह से उनकी कहानियां सुनती थी। एक दिन रोहन ने स्नेहा से कहा, स्नेहा, जल्दी जल्दी से इस घर का हुलिया ठीक करो, मेरी मौसी आ रही हैं। अरे वाह, आज इतने सालों बाद आपकी मौसी आ रही हैं। कोई बात नहीं, आने दो। मेरी तो उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। मौसी का भूत जल्दी उतर जाएगा, मैं चला उन्हें लेने। हड़बड़ाहट में रोहन उन्हें लेने रेलवे स्टेशन पहुंचा। मौसी जी, चरण स्पर्श। मौसी बोली, कहाँ था नालायक, मैं कब से इंतजार कर रही थी। चल, अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, सामान उठा और जल्दी चल। मौसी घर में चारों तरफ देखते हुए बोली, ये घर कभी मेरी बहन का होता था, अब तो कोई पूछता ही नहीं। हाँ। ये क्या मौसी जी, आपका घर है, जब मन करे तब आ जाओ। मैंने कब कहा तेरी बीवी का घर है? आखिर बहू है कहाँ? बुलाता हूँ मौसी जी। स्नेहा, जल्दी बाहर आ जाओ, देखो मौसी जी आई हैं। स्नेहा आई और बोली, नमस्ते मौसी जी। मौसी बोली, नमस्ते, थोड़ा झुकना नहीं सिखाया माँ ने? सच में आजकल लड़कियां सिर्फ हाय हेलो करना ही जानती हैं, पैर छूने में तो उनकी कमर लचक जाती है। अरे रोहन, ये क्या पहनावा है तुम्हारी बीवी का? लड़की नहीं रही, अब दो बच्चों की माँ है। ये पैंट सेट बहुओं को शोभा नहीं देते। मैं सूट पहनकर आई मौसी जी। रहने दे, ना बिछिया ना सिंदूर, संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। हाँ। ये बात तो सही कही मौसी जी, मैंने कई बार कहा, लेकिन ये मानती नहीं है। रोहन, तुम भी? ओ रोहन, ये तेरा नाम भी लेती है? कितना कलयुग आ गया है। एक हम थे जो कभी गलती से भी अपने पति का नाम नहीं लिया, और एक ये है रोहन। सॉरी मौसी जी, आओ पहले यहाँ आराम से बैठो। मैं सब जानती हूँ कहाँ बैठना है। बहन नहीं तो क्या हुआ, घर तो मेरी बहन का ही है। रजत और उसकी बहू कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मौसी, वो अब हमारे साथ नहीं रहते, अब वो हमारे बराबर वाले घर में अलग रहते हैं। क्या अलग रहते हैं? हे भगवान, मेरी बहन के बिना ये कैसा अनर्थ हो रहा है। घर के दो हिस्से हो गए। अगर ये सब मुझे पहले पता लग जाता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। मौसी जी, जरा आराम करो, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। स्नेहा चाय नाश्ता बनाने चली गई। रोहन भी रसोई में जाकर बोला, सुन लिया ना, अब लड़की नहीं हो तुम, दो बच्चों की माँ हो। हाँ सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। मौसी ने आपको यहाँ देख लिया तो कहेंगी, एक हम थे जो पति की परछाई से भी दूर रहते थे, और ये बहू पति के साथ रसोई में खड़ी है। मौसी चाय नाश्ता करके रोहन से बोली, सुन रोहन, शाम को रजत को बुला लेना। आखिर है तो तेरा बड़ा भाई, और उसके बच्चे भी तो बहुत बड़े हो गए होंगे। कितना बिखर गया है परिवार। लेकिन मौसी, भैया भाभी और बच्चे हमसे बात नहीं करते।
मौसी ने रोहन को तपाक से थप्पड़ मारा और बोली, बड़ा तू है या वो? तू छोटा है, बात तुझे करनी चाहिए। स्नेहा मौसी को देखकर हैरान थी। तुम क्या मुझे ही देखती रहोगी? कुछ लक्षण हैं या नहीं? जाओ और कुछ खाने के लिए बना लो। और सुनो, मुझे ज्यादा घी तेल वाला खाना हजम नहीं होता। स्नेहा सोच में पड़ गई कि बिना घी तेल के खाने में क्या बन सकता है। मौसी बोली, अरे क्या सोच में पड़ गई? खाना बनाने के लिए कहा है, कोई तुम्हारी तिजोरी की चाबी नहीं मांग ली। ये दिल्ली की बहुएं भी ना, राम बचाए। एक काम करती हूँ, सरसों का साग बना लेती हूँ। बच्चों को पसंद तो नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ और बना दूंगी। स्नेहा ने साग बनाकर मौसी के सामने खाना परोसा। मौसी बोली, मुझे नहीं लगता तेरे अंदर इतना दिमाग होगा। जरूर रोहन ने सलाह दी होगी साग बनाने की। मौसी जी, मैं... चल अब ज्यादा जबान मत चला। जब तक मैं खाऊं अपनी जेठानी को बुला ला। स्नेहा के लिए ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जब से वह इस घर में आई है तब से पुष्पा ने उससे कभी बात नहीं करी। लेकिन मौसी जी की बात वह कैसे टाल सकती थी। स्नेहा पुष्पा के पास जाकर बोली, दीदी, बच्चों के साथ घर चलिए, मौसी जी ने बुलाया है। स्नेहा, आज तुम मेरे घर आई, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अभी चलती हूँ। शाम के समय दोनों भाइयों के परिवार मौसी के सामने बैठे थे। मौसी बोली, आज ये परिवार पूरा लग रहा है। पुष्पा, जरा अपने हाथों की वही इलायची वाली चाय तो बनाकर पिलाओ जो पहले पिलाती थी। लेकिन मौसी जी, ये तो स्नेहा की किचन... किसकी किचन? स्नेहा की? अपने मायके से नहीं लाई थी वो। तुम चाय बनाओ, देखती हूँ ये कैसे मना करती है। और सबके लिए बनाना। किसी ने पीने से मना किया तो मैं अभी यहां से चली जाऊंगी। हाँ। पुष्पा के साथ स्नेहा भी सामान देने रसोई में जा पहुंची। स्नेहा बोली, दीदी, बड़ी अजीब है मौसी जी। ये ऐसी ही हैं। इनके सामने तो मम्मी जी भी नहीं बोलती थी। अब जल्दी चाय लेकर चलो, नहीं तो यहीं आ धमकेंगी। रात के समय सब लोग बैठकर मौसी जी की मजेदार कहानियां सुनते रहे और यहां तक सबका बिस्तर भी मौसी के पास हॉल में ही लगा। रोहन बोला, यार तंग आ गए मौसी जी से, पता नहीं कब जाएंगी। 2 सप्ताह हो गए, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आपको इसके अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा? जब से मौसी जी आई हैं तब से 2 रूठे हुए परिवार मिल गए हैं। हम सब साथ समय गुजारते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। जानते हो, हमारे संस्कार जैसे कहीं खो गए थे। मौसी जी ने उन्हें फिर से लौटा दिया है। सही कह रही हो स्नेहा, इस बात का तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया। रात को मौसी बोली, कल मैं वापस जा रही हूं। सब चौंक गए और उनसे पूछने लगे कि क्या वह वापस जा रही हैं। हाँ, कल चली जाऊंगी। आपके आने से ऐसा लगा था जैसे माँ वापस आ गई हो। आप मत जाओ ना मौसी। हाँ मौसी जी, आप चली जाओगी तो हमें सही गलत का मतलब कौन बताएगा? बच्चे भी बोले, दादी जी, फिर हमें कहानियां कौन सुनाएगा? सारे के सारे ही नालायक हो। भगवान के नहीं, अपने घर जा रही हूं। जाना तो पड़ेगा ही। पुष्पा, मेरे लिए भरवा करेले बना देना। और स्नेहा, मेरी सारी साड़ियां बढ़िया से इस्त्री कर दे। मौसी के जाने से मन में खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी सबकी आंखें नम हो गईं। अगली सुबह मौसी तैयार हो गई। सब उन्हें गाड़ी में बिठाने रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मौसी बोली, नालायको, ये रोनी सूरत क्यों बनाई हुई है? मैं फिर आऊंगी। स्नेहा ने कहा, मौसी जी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। अब मस्का मत लगाओ, मैं नहीं रुकने वाली। और फिर मौसी ट्रेन में बैठ गई और ट्रेन चल पड़ी। सब उन्हें नम आंखों से जाते हुए देखते रह गए। क्या मौसी जी फिर से वापस आएंगी? देखिए अगले एपिसोड में। मौसी जी इस बार यहाँ लंबे समय के लिए आई थी। धीरे धीरे सबको उनकी आदत सी बन गई।
लेकिन अब भी वही सख्ती, वही रौब, कुछ भी नहीं बदला था। स्नेहा, ये क्या कर रही हो? अचार में हाथ मत डालो। याद है ना मौसी क्या कहती हैं कि अचार में हाथ डालने से अचार खराब हो जाता है। हाँ दीदी, मौसी और मौसी की बातें सख्त तो बहुत है, लेकिन उनकी सख्ती ने बहुत कुछ सिखा दिया है। और सबसे बड़ी बात कि हम देवरानी जेठानी आज एक साथ रसोई में खड़ी हैं। अरे कहाँ चली गई दोनों की दोनों? जब देखो जहां देखो इनकी खुसर पुसर ही खत्म नहीं होती। सुनती हो? आई मौसी जी, कहिए क्या बात है? 2 सप्ताह में पहले रह गई और 1 सप्ताह अब हो गया देखते हुए। तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? कोई नजर ही नहीं आता। कभी हमारे यहाँ आकर देखना, पूरे दिन चौपाल भरी रहती है। आखिर तुम लोगों का मन कैसे लगता है यहाँ पर? मौसी जी, थोड़ा सोसाइटी का फर्क पड़ जाता है, वरना पड़ोसी तो अच्छे हैं। मुझे मत बताओ सोसाइटी, कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ। अपने जमाने की 6ठी कक्षा पास हूँ, समझी ना। और हम कौन सा भूखे नंगे हैं जो किसी को हमारी सोसाइटी पसंद नहीं आएगी। चलो आज मेरी कुर्सी बाहर बिछाओ, मैं भी तो देखूं कि कैसे पड़ोसी हैं तुम्हारे। स्नेहा धीरे से पुष्पा के कान में बोली, दीदी, अब मौसी क्या नया करने वाली है? लगता है पड़ोसियों की खैर नहीं। अब तो भगवान ही भला करे पड़ोसियों का। मौसी अपने भारी भरकम शरीर के साथ जैसे ही प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी, कुर्सी चर्र से टूट गई। बहू स्नेहा, पुष्पा, अरे कोई बाहर आओ, आकर मुझे उठाओ, मैं गिर गई, मैं मर गई। लाओ मुझे हाथ दो मौसी, ये आप गिर कैसे गईं? अब क्या दोबारा गिरकर बताऊं? और तुम अकेले कैसे उठा पाओगी मुझे? तभी उनकी तेज आवाज सुनकर पड़ोस से 1-2 औरतें निकलकर बाहर आ गईं। उनकी मदद से पुष्पा ने उन्हें उठाया। मौसी जरा रुकिए, मैं आपके लिए बाहर फोल्डिंग बिछा देती हूँ, फिर आप आराम से बैठना। हाँ ठीक है, ये प्लास्टिक की खिलौनों सी कुर्सियां रखी हुई हैं। अभी मेरे हाथ पैर टूट गए होते। जरूर तुम्हारी दहेज में मिली होंगी। नहीं मौसी जी, ये तो... बस बस रहने दो, सफाई देने में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। पड़ोस की औरतें जाने लगी तो मौसी बोली, अब तुम कहाँ चली? आओ कुछ देर हमारे पास भी बैठो। यहाँ तो पड़ोसी बात भी नहीं करते। अरे नहीं मौसी जी, वो बहू और बेटे अपनी नौकरी पर चले जाते हैं, फिर पूरे घर का काम और बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, फिर समय ही कहाँ मिलता है। इसका मतलब फिर तुम पूरे दिन उनकी नौकरी करती हो? अरे नहीं, अपने काम को क्या नौकरी कहते हैं? जब वो ऑफिस जाएंगे तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा। वही तो, अपने लिए समय कैसे निकलेगा? अरे तुम्हारी भी तो कोई जिंदगी है। पड़ोस में उठो बैठो, अपने को खुश रखने के लिए समय निकालो। पूरी जिंदगी उनके लिए ही जियोगी तो खुद की जिंदगी कब जियोगी? और फिर किसी दिन ऐसे ही राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे मेरी तरह जियो, जितनी भी जिंदगी है बिंदास जियो। माया सोच में पड़ गई। सच तो कह रही है मौसी, आखिर हम अपने लिए कब समय निकाल पाए? लेकिन अब हम अपने लिए समय जरूर निकालेंगी। फिर क्या था, मौसी जी को कंपनी मिल गई। अब माया फटाफट घर का काम खत्म कर मौसी के पास आकर बैठ जाती थी। अब माया क्या, आसपास की कई औरतें भी मौसी के पास बैठक जमाने लगीं। स्नेहा बहू, जरा बाहर 4-6 कप चाय पकड़ा दो। लाई मौसी जी। अब ये मौसी जी ने बाहर अच्छी मंडली बना ली है, अब चाय बनाओ। दीदी आप ही बनाइए, वैसे भी मौसी को आपके हाथ की इलायची वाली चाय पसंद है। मुझे तो यही कहेंगी, नालायक, पुष्पा जैसी चाय बनानी सीख लो, तुम्हारी माँ ने तो सिखाया नहीं। ले आई चाय, साथ में कुछ नाश्ता भी ले आती। आस पड़ोस से कुछ व्यवहार बनाना सीखो। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा बहनों? नहीं मौसी, आप कभी गलत कह सकती हैं भला। चाय कैसी बनी है मौसी जी? चाय तो पहले बना करती थी, दूध में ही पत्ती लगा देते थे, और अब ये बहुएं हैं कि पानी में पत्ती लगाती हैं और ऊपर से दूध डाल देती हैं। बहू, मेरी मानो तो रोहित और रोहन से कहकर एक भैंस खरीदवा लो,
घर में दूध भी हो जाएगा और ये जो तुम वजन कम करने के लिए हाथ पैर ऊपर नीचे फेंकती हो ना, तो तुम्हारी वर्जिश भी हो जाएगी। स्नेहा हंसते हुए बोली, ना मौसी जी ना, ये हमसे ना हो पाएगा। कल से आपके दूध में पत्ती लगाकर चाय बना देंगे, लेकिन भैंस लाने की बात मत करना। देख रही हो बहनों, कितनी कामचोर हैं आजकल की बहुएं। काम का नाम सुनते ही इनकी माँ मर जाती है। एक हम थी जो सुबह 3 बजे उठकर चक्की पर गेहूं पीसने बैठ जाती थी। पति को देखे हुए भी महीनों गुजर जाते थे, और ये आजकल की लड़कियां पतियों से ही चिपकी रहती हैं। मौसी जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। सही कहा मौसी जी। सप्ताह में एक दिन सारी बहुओं को भी बिठाया करो, ताकि वो आपसे कुछ सीखें। अरे मैं क्या कोई मास्टरनी हूँ, बस जो मुंह में आए कह देती हूँ। किसी को बुरा लगे तो लगे, मेरी बला से। कहीं अब और कोई नई बात शुरू ना हो जाए, यही सोचकर स्नेहा और पुष्पा अंदर चली गईं। अरे क्या हुआ? तुम दोनों के मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? मौसी ने कुछ कह दिया क्या? देवर जी, मौसी कब नहीं कहती, लेकिन हमें कहें तो ठीक है, मगर अब तो उनकी बाहर चौपाल जमने लगी है और उन सब में इस तरह की बातें होने लगी हैं कि वो दिन दूर नहीं जब सारी सास बहुओं में लड़ाई होने लगेगी। पुष्पा की बेटी मायरा कहती है, हाँ चाचू, वो पड़ोस वाली आंटी है ना, उनकी बेटी चारू मुझे बता रही थी कि अब दादी घर का कोई काम नहीं करती और पूरे दिन बाहर बैठी बतियाती रहती हैं, जिसकी वजह से उसकी मम्मी और दादी में कल लड़ाई हो गई थी। ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग? तुम सब ऐसा कैसे सोच सकते हो? अरे जिस मौसी ने हमारे टूटे हुए घर को एक कर दिया, वो दूसरों के घर में कैसे लड़ाई करवा सकती हैं? जेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब सब बहुएं ऑफिस निकल जाती हैं तो सारी जिम्मेदारी सास के ऊपर आ जाती है। बहुएं टूर पर जाएं, ऑफिस में पार्टी करें, शॉपिंग करें, लेकिन सास वो तो जैसे उनकी नौकरानी बनकर रह गई हैं। मौसी ने उनके अंदर की औरत को जगाया है। उन्हें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है, इसलिए मैं मौसी जी के साथ हूँ। ओह, महिलाओं की आजादी का मिशन। मौसी तुसी ग्रेट हो। तो मैं भी अपनी मौसी को गलत कैसे कह सकता हूँ? हमारी मौसी है ही दुनिया से अलग। अरे काम चोरों, क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम सब मिलकर? भूख लगी है, कोई खाने के लिए भी पूछेगा या नहीं? मौसी जी आप हुक्म तो कीजिए, मैं आपका मनपसंद खाना बना कर लाती हूँ। क्या इस बुढ़िया से मजाक कर रही है? इतने दिन हुए, आज तक तो कुछ बढ़िया बनाकर खिलाया नहीं, बात करती है। हाँ। नहीं मौसी जी, आप जो कहोगी हम वो बनाएंगे। आप बोलो तो सही, आपका हुक्म सिर आंखों पर। तो सुनो, आज मुझे खाना खिलाने बाहर ले चलो। बहुत दिन हो गए बाहर का खाना नहीं खाया। जब तुम्हारे मौसा जी जिंदा थे तो महीने में एक बार तो बाहर का खाना खिला ही देते थे, लेकिन अब वो नहीं है तो। मेरी प्यारी मौसी, इतनी सी बात के लिए इतना दुखी होने की क्या जरूरत है? आज तो टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन हम सब लोग कल का लंच बाहर ही करेंगे। ठीक है मौसी, अब तो आप खुश हो ना? बच्चे खुशी से उछल पड़े। मौसी के चेहरे पर एक चमक लौट आई। अब अगले भाग में देखते हैं कि मौसी रेस्टोरेंट में जाकर क्या धमाल करती हैं। आज मौसी जी ने बाहर खाना खाने का प्रोग्राम बनाया है। सुबह से ही घर में हल्ला गुल्ला है। बच्चे उछल कूद मचा रहे थे क्योंकि बहुत दिनों बाद आज सब लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं। मायरा, नैतिक, जल्दी तैयार हो जाओ और अपनी चाची को भी देखो तैयार हुई है या नहीं। मम्मा, चाची दिया और नोनू को तैयार कर रही हैं। अरे भाई, चलोगे भी या नहीं? मुझे तो लगता है लंच की बजाय सीधे डिनर ही कराओगे तुम लोग। ये बहुएं भी ना सावन भादों की तरह हाथ पैर चलाती हैं, आलसी कहीं की। नाराज क्यों होती हो? आ गए मौसी जी। अरे वाह मौसी जी, आज तो आपने बहुओं को भी फेल कर दिया। स्टाइलिश सनग्लासेस, ये कैप और आपके शूज, सच कमाल लग रही हो। हम नहीं जानते थे कि हमारी मौसी जी इतनी मॉडर्न है। वैसे मौसी जी, हम पिकनिक पर नहीं लंच करने जा रहे हैं। हाँ जानती हूँ, तुम ज्यादा सयानी मत बनो, लेकिन कहीं मॉल वॉल भी घुमाओगी या नहीं, या सिर्फ जाकर रेस्टोरेंट में ही बिठा दोगी?
सोचा था जब बच्चों के साथ बाहर जा ही रही हूँ तो थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाऊं। मौसी जी, आप तो सच्ची बहुत क्यूट लग रही हो, नजर न लग जाए किसी की। आज का दिन सिर्फ आपके लिए है, आप जहाँ कहोगी वहाँ चलेंगे। लेकिन आप इस तरह के शौक भी रखती हो, इस बात का आज पहली बार पता चला है। अरे शौक तो तुम्हारे मौसा जी के समय पर हुआ करते थे, हर एक शौक पूरा किया करते थे। मगर वो क्या गए, सारे सपने ले गए, मगर दिल तो यहीं छोड़ गए ना, ये कब धड़कना भूलता है। चलिए दादी जी, जल्दी चलिए। चलो भी मौसी, अब क्या यही बातें बनाती रहोगी? स्नेहा तुम पीछे बैठो, आगे तो मैं बैठूंगी, आखिर मौसी हूं तुम्हारी। बिल्कुल मौसी जी, आप यहाँ बैठिए, मैं पीछे बैठती हूँ। वो सब लोग एक बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंच गए। स्नेहा बोली, चलो बच्चों, तुम सब लोग यहाँ बैठो। मौसी जी, आप यहाँ आराम से बैठिए। बताओ मौसी जी, आपके लिए क्या ऑर्डर करूं? बताइए मैम, क्या लाना है? सुनो लड़के, पहले तो ये बताओ कि यहाँ मांस मच्छी तो नहीं बनता? वो मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। हाँ। कैसी बात कर रही हो अम्मा? आपने देखा नहीं, बाहर वैष्णो शुद्ध शाकाहारी भोजन लिखा हुआ है। पहले तो ये सुनो, अम्मा होगी तुम्हारी माँ, मैं तुम्हें अम्मा नजर आ रही हूँ? मुझे देखकर कोई नालायक ही अम्मा कहेगा। और बाहर कैसे पढ़ती? तुम्हें मेरी आंखों पर ये चश्मे नहीं दिखाई दे रहे? बता दिया तो कौन सी आफत आ गई, काम चोर कहीं के। मौसी बस करो, चुप रहो। देखो यहाँ पर बैठे हुए सब लोग आपको देखकर हंस रहे हैं। मौसी चारों तरफ देखते हुए बोली, ये रेस्टोरेंट है या पागल खाना? सब खीखी हंसे जा रहे हैं। मैं जोकर दिखाई दे रही हूँ क्या किसी को? बताओ मुझे। हाँ। मौसी की सख्त आवाज सुनकर सब खामोश हो गए। छोड़ो ना मौसी, अब ये बताओ कि आप क्या खाओगी? अब कही है काम की बात। मैं एक पनीर मसाला और एक मिस्सी रोटी। चावल तो मैं खाती नहीं, और वो क्या कहते हैं, नवरत्न कोरमा। मीठे में गुलाब जामुन, और जो तुम मंगाओगे तुम्हारी मर्जी। सुनो, बूंदी वाला रायता भी मंगा लेना। वेटर को खाना लाने में थोड़ा समय लग गया कि मौसी घूमती फिरती वहां की किचन के बाहर तक पहुंच गई और बोली, क्या कर रहे हो? 20 मिनट हो गए, अब तक खाना नहीं आया। कहीं कुछ मिलावट तो नहीं कर रहे? सब्जी शुद्ध सरसों के तेल में बनाई है ना? अच्छा सा छौंक लगा देना, नहीं तो एक पैसा भी नहीं दूंगी। और हाँ, नमक मिर्च ज्यादा तेज ना हो। चलो मैं एक बार खुद ही देख लेती हूँ, साफ सफाई भी है रसोई में या नहीं। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। नहीं नहीं माता जी, आप अंदर नहीं जा सकती। अरे ऐसे कैसे अंदर चली जा रही हैं आप? इस तरह हमारी किचन में किसी को घुसने की परमिशन नहीं है। मेरा नाम जग्गो है, जग्गो, और मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, समझे? मैं जो भी करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ। मौसी, आप यहाँ कैसे आ गई? चलो चलकर वहां बैठो। रोहित और रोहन मौसी को समझा बुझाकर वापस टेबल पर बुला लाए। मौसी, इतना सारा खाना ऑर्डर किया है, थोड़ा समय तो लगेगा ना आने में। हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन उस काल कोठरी में वो क्या और कैसा पका रहे हैं ये भी तो पता चले। हमारे जमाने में मेज के एक तरफ खाना बनता रहता था और एक तरफ हम लोग बैठकर खाते रहते थे। पर तुम्हें कौन समझाए? अम्मा जी, लो आपका खाना आ गया। खुशबू तो अच्छी आ रही है, मक्खन भी खूब डाला है। चलो भाई शुरू करो, देखें कि कैसा बना है। अरे वाह, स्वाद भी गजब है। तभी तो कहूँ इतना समय क्यों लगाया। पर रोटी थोड़ी जली हुई है, बीच में से कच्ची है, और ये गुलाब जामुन सिर्फ 2 ही लाकर रखे हैं। मौसी, रोटी कच्ची नहीं है, आप खाकर तो देखिए। मौसी ने जमकर खाना खाया और डकार लेते हुए बोली, वैसे ज्यादा खास भी नहीं था। अरे वो देखो, सामने की टेबल वाले प्लेटों में कितना खाना छोड़ गए। हाँ मौसी जी, जितनी उन्हें जरूरत होगी खाया होगा, बाकी छोड़ गए होंगे। तभी रेस्टोरेंट के शीशे के दरवाजों से कुछ गरीब बच्चे झांक रहे थे। काउंटर पर बैठा मालिक बोला, ए बच्चों, चलो भागो यहाँ से, हटो दरवाजे से पीछे। मालिक, हम तीनों कल रात से भूखे हैं,
कुछ खाने के लिए मिल जाता तो। अरे चलो भागो यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। माँ बाप पैदा करके भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। मालिक आप जो भी कहेंगे वही काम कर देंगे, लेकिन खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। मौसी ये सब देख रही थी। वह आदमी उन बच्चों को धक्का देकर भगाने लगा। तभी मौसी उसके पास गई और उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मारा। रेस्टोरेंट के सब लोग मौसी का मुंह देखते रह गए। मौसी गुस्से में बोली, बदतमीज, बेगैरत, शर्म नहीं आती बच्चों को धक्का देते हुए? अगर तुम इन्हें थोड़ा खाना खिला देते तो तुम्हारा क्या घट जाता? अरे हमने क्या ठेका ले रखा है इन जैसे बच्चों का? ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं जैसे यहाँ भंडारा चल रहा हो। मौसी ने दूसरी तरफ एक और जोर का थप्पड़ मारा। वो देख रहे हो उस टेबल पर कितना बचा हुआ खाना पड़ा है? हमारे हिसाब से वो सब बचा हुआ खाना कूड़े में ही जाएगा। अगर तुम वही खाना इन बच्चों को दे देते तो क्या आफत आ जाती। बच्चों अंदर आओ। वेटर, इन्हें जो चाहिए ला कर दो, बिल हम देंगे। मौसी जी, यू आर सो ग्रेट। सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। ये गिटपिट मुझे मत सुनाओ, समझी? और दिल तो मैं तुम्हारा तब देखूंगी जब यहाँ का बिल दोगे। मौसी आप चिंता मत करो, मैं सारा बिल दे दूंगा। बच्चों जो मन करे वो पेट भर कर खाओ, डरना मत। तुम्हारा आज का खाना हमारी तरफ से है। रेस्टोरेंट का मालिक और वेटर सब मौसी की तरफ खिसियाए से देखने लगे। अब ऐसे आंख दीदे फाड़ कर मुझे क्या देख रहे हो? इनके खाने के पैसे देंगे, मुफ्त में नहीं खिला रहे हैं। हाँ माता जी, आपके दिल में इतनी दया है, ये जानकर बहुत खुशी हुई, लेकिन खुद पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। इतना कुछ होते हुए भी मैं इन्हें खाना नहीं खिला पाया, और आप कस्टमर होते हुए भी। मुझे माफ करो। आप सारी बातें छोड़ो, मैं इन बच्चों के खाने के कोई पैसे नहीं लूंगा। अच्छा हुआ अकल आ गई। ये थप्पड़ पहले नहीं पड़े ना, वरना बहुत पहले आ गई होती। अम्मा जी आप बहुत अच्छी हैं। आज हमने जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है। अरे भैया वेटर, देख लो, इन जैसे बच्चों के मुंह से अच्छा लगता है अम्मा जी कहना। तुम बड़े आए मुझे अम्मा जी कहने वाले। वेटर मौसी जी को देखकर मुस्कुरा दिया। फिर सब लोग वहां से मौसी के साथ बाहर आ गए। मौसी जी आज तो आप छा गई। जिधर से भी निकलती हो अपनी एक पहचान छोड़ जाती हो। तुम कहो तो तुम्हारे मायके भी चलूं क्या? ये सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। मौसी क्या नया करती हैं, ये जानने के लिए अगला एपिसोड देखिए। पिछले एपिसोड में मौसी ने बाहर जाकर फुल एंटरटेनमेंट किया। घर आकर मौसी ने सोफे पर आराम से बैठते हुए कहा, आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया गुजरा। सच मौसी जी, और जो आपने रेस्टोरेंट के मालिक को 2 चांटे लगाए ना, उसमें तो मजा ही आ गया। चल शैतान कहीं की, अब जाओ यहाँ से और बिस्तर लगाओ। मुझे तो अब बहुत जोरों की नींद आ रही है। आपका बिस्तर तो कब का लगा दिया है। चलो अब आप आराम करो। अगले दिन। वैसे बहू, एक बात तो है कि जब तक पड़ोस में हल्ला गुल्ला ना हो मजा नहीं आता। क्यों मौसी जी, सीमा आंटी और माया आंटी का हल्ला गुल्ला क्या कम पड़ जाता है? हर तीसरे दिन उनकी लड़ाई होती रहती है। बाहर जाती हूँ, शायद बाहर कुछ नया मिर्च मसाला सुनने को मिले। जाओ मौसी जी, आपका मनोरंजन हो जाएगा। हाँ हाँ जाती हूँ। तुम्हें तो मैं इस घर में वैसे भी दुश्मन नजर आती हूँ। ये क्या कह रही हो मौसी जी, आप तो इस घर की रौनक हैं। हाँ चलो ठीक है, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। बाहर जाकर देखा तो माया पहले ही मुंह बनाए बैठी हुई थी। और सुनाओ माया, कल मैं नहीं थी तो कैसा कटा कल का दिन? और आज ये मुंह क्यों फूला है? सीमा से फिर लड़ाई हुई क्या? ये तो रोज का काम है। लगता है पड़ोस छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरे कुत्ते टॉमी के लिए हर तीसरे दिन लड़ बैठती है। इस तरह लड़ना क्या शोभा देता है? आज समझ आया कि तुम्हारे आते ही सीमा क्यों उठकर चली जाती थी। लेकिन पड़ोसी ही पड़ोसी से लड़ेंगे तो मुसीबत के समय कौन काम आएगा?
मौसी, उसका पति मास्टर है ना, इसीलिए उसे घमंड है। पति तो तुम्हारा भी वकील है, क्या तुम्हें घमंड नहीं है? सुनो, जब हमारे ऊपर कोई विपदा पड़ती है तो रिश्तेदार बाद में, पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। अब आप ही बताओ मौसी, अगर हमारा टॉमी उनके घर में चला जाता है तो उसमें हमारी क्या गलती है? मास्टरनी होगी अपने घर की, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो कुत्ते के लिए लड़ी, लेकिन तुम क्यों लड़ी? अपना कुत्ता बांध कर रखो, लड़ाई खत्म। उसको तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी और अब कुत्ते को जानबूझकर उसके घर में भेजूंगी। मैं भी देखती हूँ कि वो मेरा क्या बिगाड़ेगी। अगले दिन सीमा मौसी के पास आकर बैठ गई, लेकिन आज सीमा को देखकर माया दूर से ही नाक मुंह सिकोड़ती रही। पड़ोसियों से जरा जरा सी बात के लिए नहीं लड़ते सीमा, आखिर जानवर ही तो है, घर में घुस भी आया तो क्या हुआ? मौसी, वो तो बेजुबान जानवर है, वो क्या जाने। लेकिन मैं जब भी छत पर कपड़े सुखाने जाती हूँ, वह तभी कुत्ते को मेरे घर के सामने छोड़ देती है। कुत्ता मेरे घर में घुसकर सब खराब कर जाता है। जानवरों से तो मुझे भी प्रेम है, लेकिन रोज काम बिगाड़े, ये कैसे बर्दाश्त करूं? अरे, ये माया तो बहुत तेज निकली, सारी गलती तुम्हारी बता दी। रुको जरा, मैं उसे बुला कर लाती हूँ, अभी आमने सामने बात हो जाएगी। मौसी उसके घर गई तो देखा कि वहां माया बेहोश पड़ी हुई है। मौसी चिल्लाई, सीमा, सीमा जल्दी आओ, देखो माया को क्या हुआ, ये तो बेहोश पड़ी है। सीमा मौसी की आवाज सुनकर भागी गई। वहां देखा तो माया की हालत देखकर वह मौसी से बोली, मौसी जी, वकील साहब भी घर पर नहीं है, इन्हें पानी के छींटे मारती हूँ। पानी के छींटे मारने से और हाथ पैर मसलने से भी माया को होश नहीं आया। मौसी बोली, इस समय तो रोहन और रोहित भी घर पर नहीं है। सीमा, कुछ करो, कहीं माया को कुछ हो ना जाए। सीमा जल्दी से अपने घर की तरफ भागी और अपने पति मास्टर जी को बुलाकर ले आई। अरे, ये तो बेहोश है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। सीमा और मौसी जी, आप दोनों माया को गाड़ी में लेटाने में मेरी मदद करो। सीमा और मौसी दोनों माया के साथ अस्पताल गईं और उसे भर्ती कराकर वकील साहब को फोन किया। उसकी हालत देखकर सीमा की आंखें भर आईं। मौसी ने पूछा, क्या हुआ सीमा, आज तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तुमसे तो माया हमेशा लड़ती रहती थी। मौसी जी, पता नहीं, लड़ाई तो होती थी, लेकिन आज उनकी हालत देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। तुम दिल की बहुत अच्छी हो सीमा। मौसी जी, माया जल्दी से ठीक हो जाए, आज के बाद मैं कभी उससे झगड़ा नहीं करूंगी। सच, अगर उसे कुछ हो गया तो नहीं, हे भगवान, उसे जल्दी अच्छा कर दो। मौसी ने सीमा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, भगवान तुम्हारी जरूर सुनेगा, उसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा, देखिए, पेशेंट को दिल का दौरा पड़ा है, आप जल्दी से काउंटर पर 20,000 रुपए जमा करा दीजिए ताकि हम जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। अरे, ये क्या, हम तो जल्दी में पैसे लाना ही भूल गए। नहीं मौसी जी, चलते चलते मैंने अपना ATM कार्ड ले लिया था, मैं मास्टर जी से कहकर अभी पेमेंट कराती हूँ। सीमा ने पेमेंट कराई और माया का इलाज शुरू हुआ। करीब 2 घंटे बाद माया को होश आया। तब तक उसके पति वकील साहब भी आ चुके थे। आंखें खोलते ही उसने मौसी और सीमा को अपने सामने पाया। चारों तरफ देखकर उसे पता चला कि वह अस्पताल में है। मैं अस्पताल में? मैं यहाँ कैसे आई? और आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मुझे यहाँ कौन लाया? माया, तुम ज्यादा मत बोलो, तुम्हारी तबीयत खराब है। दरअसल तुम बेहोश हो गई थी। तुम्हें बेहोशी की हालत में सीमा और उसके पति मास्टर जी यहाँ लेकर आए हैं तुम्हें। क्या? वकील साहब बोले, हाँ माया, अगर सीमा जी और मौसी जी तुम्हें सही समय पर अस्पताल नहीं लाते और यहाँ तक कि अस्पताल की पेमेंट भी उन्होंने ही की, अगर ये ऐसा नहीं करते तो आज तुम हमारे बीच नहीं होती। शुभ शुभ बोलो वकील जी,
भला ऐसे भी कोई बोलता है? अगर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? आप सच कह रहे हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इनके साथ मैं हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। अपने टॉमी को जानबूझकर इनके घर में नुकसान करने के लिए छोड़ देती थी। आज इन्होंने ही मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं सीमा बहन? मैं बताती हूँ, बस कभी लड़ाई मत करना। माया की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बोली, वादा करती हूँ आज के बाद कभी नहीं लड़ूंगी और अपने टॉमी को भी बांध कर रखूंगी। अब तो मुझे माफ करोगी ना सीमा? मुझे तो तुमसे कभी कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी टॉमी की हरकतों पर गुस्सा आ जाता था। बस तुम अब जल्दी अच्छी होकर घर चलो, जिससे हम सब मौसी जी के साथ बैठकर गप्पे मार सकें। हाँ तो चलो, मिलाओ अब दोनों हाथ। मौसी जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप नहीं होती तो कभी पता ही नहीं चलता कि माया अपने घर के अंदर बेहोश पड़ी है। आपने ही हमें एक दूसरे की जरूरत का एहसास कराया है। सच, हम कितने पागल थे जो बच्चों की तरह झगड़ते थे। माया ठीक होकर अपने घर आ गई। कई दिन गुजर गए। महिलाओं की महफिल आज फिर सजी थी। स्नेहा बोली, मौसी जी मान गए आपको। आपने तो चिड़ियों की तरह लड़ने वाली दो पड़ोसनों में भी दोस्ती करा दी। देखो आज कितनी चहक रही हैं। क्या करती, माया को मरने के लिए छोड़ देती। बुरा समय तो जरूर आया, लेकिन दोनों को एक दूसरे की कदर करनी सिखा गया। तभी तो कहती हूँ, रिश्तेदार तो देर से आते हैं, पड़ोसी ही पहले काम आते हैं। पुष्पा बोली, मौसी जी गजब हो आप, हमेशा एक नई सीख दे देती हो। लेकिन तुम दोनों को कुछ नहीं सिखा पाई। ये देखो, घड़ी में 1 बजने को है और ना खाना ना पानी। हाय रे, मेरी बहन की तो किस्मत ही फूट गई जो ऐसी बहुएं मिली। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, लीजिए मौसी जी, आज हमने आपके लिए मशरूम मटर के साथ लच्छा पराठा बनाया है। अब तो खुश हो ना? तो मौसी ने कहा, मुझे मनाने के पैंतरे तो बखूबी जानती हो। देख लेना, चली गई तो बहुत याद करोगी, समझी? मौसी जी, हम आपको जाने देंगे तब ना? एक ना एक दिन जाना तो होगा, लेकिन तुम्हारी खबर लेने जरूर आती रहूंगी। हाँ। मौसी की बात सुनकर सब हंस पड़े। अब अगले एपिसोड में देखिए कि मौसी क्या नया करती हैं। मौसी ने तो चारों तरफ अपने नाम का परचम लहरा दिया। हर तरफ मौसी की दिलदारी की कहानियां सुनने को मिल रही थीं। पुष्पा बोली, लीजिए मौसी जी, गर्मा गर्म इलायची वाली चाय और साथ में मटर वाली ताजा ताजा खस्ता कचौड़ी। लगता है मुझे मोटी करके ही मानोगी। अरे स्नेहा, फोन पर किससे बतिया रही थी? बहुत देर हो गई। मौसी जी, मेरी माँ का फोन था। भाभी मेरी माँ के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करती हैं। जब ज्यादा परेशान हो जाती हैं तो मुझसे बात करके मन हल्का कर लेती हैं। आजकल की बहुओं ने सासों का जीना हराम किया हुआ है और बुरी सास को बताया जाता है। तुम एक काम करो, उन्हें यहाँ बुला लो। इस बहाने मैं भी उनसे मिल लूंगी और उसका मन भी बदल जाएगा। स्नेहा ने अपनी माँ से कुछ दिनों के लिए अपने घर आने के लिए कहा। 1-2 दिनों के बाद स्नेहा की माँ प्रेमलता उनके घर आ गई। आइए समधन जी, बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गई। अब कुछ दिन यहीं रहना। वो तो स्नेहा जिद कर रही थी, सो मैं आ गई, वरना बेटी के घर रहना कहाँ शोभा देता है। अरे कहाँ रह गई दोनों की दोनों। इनको तो बस मौका चाहिए और इनकी बातें शुरू। बहू, अपनी माँ को चाय नाश्ता तो लाकर दो। माँ, आप आ गई। अब मैं आपको जल्दी से जाने नहीं दूंगी। मौसी जी के साथ आपकी खूब जमेगी। माँ की खातिरदारी के बाद हॉल में सबका बिस्तर लग गया और दोनों बहुएं बैठकर मौसी के पैर दबाने लगीं। मौसी बोली, समधन जी, बेटी तो तुम्हारी बहुत ही कामचोर थी। वो तो शुक्र है मेरा कि डांट डपट कर सारे काम करा लेती हूँ, और बड़ी, उसे तो चाय बनाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं बहन जी?
मेरी बेटी तो बहुत कमेरी है, पूरे घर का काम अकेले संभाल सकती है। चलो जी, अच्छी बात है, अब सो जाओ, वैसे भी सफर में थक गई होंगी। अगली सुबह स्नेहा और पुष्पा मौसी जी के चाय नाश्ते में लग गईं। मौसी बोली, स्नेहा, मेरे नहाने के लिए गर्म पानी रख दो और मेरे कपड़े भी निकाल दो। ये लो मौसी कपड़े, स्नेहा पानी रख रही है। प्रेमलता स्नेहा के पास जाकर बोली, ये क्या स्नेहा, अगर तेरी सास होती तो ऐसे तो वो भी रौब नहीं दिखाती जैसे रोहन की मौसी दिखा रही है। आखिर रिश्तेदार ही तो है, सास की तरह हुक्म चलाती रहती है। माँ, ये क्या कह रही हो? रोहन की मौसी भी तो मेरी सास ही हुई ना। अपनी भाभी को देखा है, 9 बजे तक भी चाय नहीं देती और तुम दोनों सुबह ही उनके लिए नाश्ता लगा देती हो। माँ, आप क्या कहना चाह रही हो? मैं समझी नहीं। तू समझेगी भी नहीं, लेकिन किसी को इतना भी सिर पर नहीं बैठाना चाहिए। हाँ, ये कहती हुई वो गुस्से में बाहर आकर बैठ गईं। रोहन दौड़ता हुआ आया और बोला, मौसी, आप तो बहुत ही लकी हो। मैंने पिछले महीने आपके नाम से कुछ शेयर डाले थे। जानती हैं, एक ही महीने में उनकी कीमत डबल हो गई है और मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। रोहन, तुम हमेशा तरक्की करो, फिर तो उनमें से आधा मेरा हुआ ना। मेरी प्यारी मौसी, आप आधे की बात करती हैं। अगर एक बार पैसा हाथ में आया तो आपके नाम से ही कोई बड़ी कंपनी लॉन्च करूंगा, ये मेरा वादा है। प्रेमलता की त्योरियां चढ़ गईं। वो अपनी बेटी से बोली, स्नेहा, मुझे तो लगता है मामला हाथ से निकलता जा रहा है। ये समधन जी बहुत पहुंची हुई चीज हैं, इन्हें जल्दी से इस घर से विदा कर दो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब वो ये घर मकान सब अपने नाम करा लेंगी और तुम देखते रह जाओगे। लगता है तुम सब लोगों पर इस बुढ़िया ने काला जादू कर दिया है, सबके सब मौसी मौसी नाम जपते रहते हो। माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप हमारी मौसी के बारे में गलत कह रही हैं। जब सब लुट जाएगा तब अकल आएगी। कई दिन गुजर गए। प्रेमलता मौसी के खिलाफ सब लोगों के दिल में जहर घोलती रही। समधन जी, मन तो लग रहा होगा। कैसा मन समधन जी, अपना घर अपना होता है। जो बात अपने घर में होती है वह दूसरों के घर कहाँ। लेकिन ये दूसरों का नहीं, आपकी बेटी का घर है। वो बात तो ठीक है, आप तो यहाँ रह ली, लेकिन मैं आपकी तरह इतने दिन तो यहाँ नहीं रह पाऊंगी, जाना तो होगा ही। मौसी को ये बात बहुत चुभी। वो सोचने लगी, शायद मेरा प्रेमलता को यहाँ रहना सही नहीं लग रहा, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मौसी जी, आओ, आपके सिर में तेल लगा दूं। मौसी जी, आपने अपनी साड़ियाँ कहाँ रख दी? लाओ, प्रेस कर देती हूँ। स्नेहा, जरा इधर बात सुन। ये क्या, तुम दोनों इनकी नौकरानी हो? जब देखो इनकी चापलूसी में लगी रहती हो। माँ, आखिर आपको हो क्या गया है? जब से आप आई हो तब से मेरे कानों में मौसी के खिलाफ जहर घोले जा रही हो। वो मेरी मौसी नहीं बल्कि मेरी सास हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। हाँ, अब तो मुझे लगता है कि भाभी के साथ भी आपकी इसीलिए नहीं बनती। तू अपना ज्ञान अपने पास रख, थोड़े दिन ठहर, सब पता चल जाएगा। रात का समय था। सब लोग हॉल में बैठे थे। मौसी बोली, बच्चों, तुम सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। अब यहाँ मुझे कई महीने हो चुके हैं, अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। हमसे कोई गलती हो गई क्या मौसी? अरे नहीं भाई, आखिर अपना घर अपना होता है, आखिर जाना तो है ही ना। ये घर भी तो आपका ही है और आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी हमारे पास। मुझे तो बहुत दिन हो गए, अब कुछ दिन समधन जी रह जाएंगी। प्रेमलता के चेहरे पर खुशी चमकने लगी। रात तो गुजर गई। मौसी ने ठान लिया कि अब उन्हें अपने घर जाना है। उन्होंने अपना सामान पैक किया और बोली, अब समय आ गया है कि मुझे चलना चाहिए। मैंने यहाँ आकर बहुत कुछ बिगड़ा हुआ सुधारा है, अभी कहीं और मेरी ज़रूरत है, इसलिए जाना ज़रूरी है। बच्चों, प्यार से हमेशा एक साथ मिलकर रहना। और ये लो स्नेहा बहू, ये 2-2 लाख के चेक तुम्हारे और पुष्पा के लिए।
तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा करी। मेरे सख्त मिजाज होने के बाद भी तुमने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया। देखा माँ, हमारी मौसी को कितना बड़ा दिल है इनका। और एक आप हैं जो अपनी बहू के साथ भी ठीक से नहीं रह पा रही। आपको लग रहा था कि मौसी हमारा सब कुछ हड़प कर लेंगी, लेकिन देखो, मौसी ने अपनी इतनी बड़ी संपत्ति हम दोनों बहुओं को सौंप दी। ये क्या कह रही हो बहू? वही जो मेरी माँ आपके लिए सोचती थी। इनकी वही गलत फहमी दूर कर रही थी। समधन जी, एक ऐसी बात बताती हूँ जो मेरे बच्चे भी नहीं जानते। मैं एक समाज सेविका हूँ। मैंने कई वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम खोले हुए हैं। बहुत जगह दान देकर पुण्य कमाती हूँ। जिस दिन आपने मुझे यहाँ रहने का ताना दिया, उसी दिन यहाँ से मन उचट गया। लेकिन मेरे मन में आपके लिए बिल्कुल भी जलन नहीं है। सब मौसी की सच्चाई सुनकर चौंक गए और उन्हें अपनी मौसी होने का गर्व महसूस करने लगे। समधन जी, जाने अनजाने में मुझसे भी अपराध हो गया। अपनी बेटी को तुम्हारी सेवा करते देख मुझे जलन होने लगी थी, और ये सब देखकर लगने लगा कि इस तरह तुम इन पर राज करने लगोगी। मुझे माफ कर दो। आपको देखकर मुझे भी महसूस हुआ कि शायद मुझे भी आपकी तरह अपनी बहू को प्यार देना चाहिए, तभी वह मेरी सेवा करेगी। मुझे माफ कर दो समधन जी। चलो, एक काम तो ये भी अच्छा हुआ, हमारी समधन जी को अपनी बहू की अहमियत समझ आ गई। अब यहाँ सब काम पूरे हो गए। रोहन, चलो बेटा, अब मुझे स्टेशन तक छोड़ दो। मौसी रुक जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ की तरह औरों को भी मेरी जरूरत है। जब जरूरत हो बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। फिर मौसी सबसे विदा लेकर वहां से चली गईं और सबकी आंखों में अपने लिए आंसू छोड़ गईं।